पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। देखिए, घर में नहीं है आटा और दौड़ रहे फर्राटा, यही बात साबित हो रही है। बड़े बड़े सपने जिहाद फैलाने के हैं। सोचिए किस तरह से इन लोगों का एजेंडा चलता है, जिसमें आतंकी तो खूब फल फूल रहे हैं और जनता भूख से बिलबिला रही है। इनके आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद अब इन्होंने महिलाओं को ढाल बना लिया है। खबर है कि जैश ए मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की एक यूनिट बना ली है। कैसे काम करेगी ये महिला यूनिट और कौन कौन से काम इनसे कराए जाएंगे, एक पड़ताल आज इस पर हम आपको बताएंगे। वहीं बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ एनडीए वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है, तो दूसरी तरफ पीके यानी प्रशांत किशोर एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहे हैं। आज उन्होंने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और मोदी के हनुमान को खुला ऑफर दे दिया है। तो पीके की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे आज के शो में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर अब भी बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर समय मांगा। आरक्षण लागू करना भी है और समय भी चाहिए। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला आज फिर अटक गया। अब कब है अगली सुनवाई, इसे भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की, जिसने पहली बार महिलाओं की एक अलग आतंकी यूनिट उतार दी है। इस यूनिट का नाम रखा गया है जमातुल मोमिनात, यानी अब जैशे की बंदूकें सिर्फ मर्दों के कंधों पर नहीं बल्कि महिलाओं के हाथों में भी दिखाई पड़ेंगी। इस खुलासे ने खुफिया एजेंसियों की तो जैसे नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब आतंक का और भी खौफनाक चेहरा देखने को मिलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस यूनिट की जानकारी ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर के नाम से जारी एक लेटर के जरिए सामने आई है, जिसमें लिखा गया है कि जमातुल मोमिनात के लिए भर्ती प्रक्रिया 8 अक्टूबर से पाकिस्तान के बहावलपुर से शुरू हो चुकी है। जगह का नाम दिया गया है मरकज उस्मान वली। अब बड़ा सवाल यह है कि इस नई यूनिट की कमान किसके हाथ में होगी, तो इसका जवाब भी है। खुद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर इसकी अगुवाई करने जा रही हैं। यानी आतंक का पूरा कुनबा अब एक्टिव हो चुका है। सादिया का पति यूसुफ अजहर भारत की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को मारा गया था। भारत ने उस वक्त पाकिस्तान के बहावलपुर में एक मस्जिद को निशाना बनाया था, जहां जैश के कई आतंकी छुपे हुए थे। भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। अब मसूद अजहर ने इसी हमले का बदला लेने के लिए महिलाओं को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया है और इस नई यूनिट में आतंकियों की पत्नियों को, गरीब महिलाओं को, विधवाओं को शामिल किया है। ये महिलाएं पाकिस्तान के अलग अलग मदरसों में पढ़ती हैं। बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मसेहरा। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इन महिला आतंकियों का इस्तेमाल आत्मघाती हमलों में किया जा सकता है, क्योंकि अब जैश ने वही रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है जो आईएसआईएस, बोको हरम जैसे आतंकी संगठन पहले कर चुके हैं। अब तक जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप महिलाओं को लड़ाई में शामिल नहीं करते थे, लेकिन पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन संगठनों ने अपने नियम बदल दिए हैं। यानी अब पाकिस्तान की धरती पर नया और भी पहले से ज्यादा खतरनाक आतंकी प्रयोग चल रहा है, और वो है महिला आतंकवाद का प्रयोग। मसूद अजहर और उसका भाई तलहा अल सैफ अब इस मिशन को खुद देख रहे हैं। इनका मकसद है दुनिया के सामने ये दिखाना कि इस्लामी जिहाद में औरतें भी पीछे नहीं हैं। अब आपको याद दिला दें, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिला कमांडरों ने पाकिस्तान को कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। अब शायद इसी वजह से ये महिला आतंकी गुट भी तैयार किया जा रहा है। और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर दी है। इस लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई बड़े और चर्चित चेहरे भी शामिल हैं। पटना में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और कई वरिष्ठ नेताओं ने इस लिस्ट को जारी किया है। इस सूची में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर शामिल हैं। भोजपुरी गायक अभिनेता रितेश पांडे का नाम है। एडवोकेट वाईवी गिरी जैसे चर्चित नाम भी इसमें शामिल हैं।
तो जनसुराज पार्टी ने साफ किया कि वो इस बार किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी और 243 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब जानिए किस किस सीट किसको दी गई है। दरअसल रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह, लौरिया से सुनील कुमार, दरभंगा से सत्येंद्र कुमार यादव, बेगूसराय से सुरेंद्र कुमार साहनी और मोरवा सीट से डॉक्टर जागृति ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं माझी सीट की बात करें तो यहां से एडवोकेट YV गिरी है, करगहर से अभिनेता रितेश पांडे को उतारा गया है, भोरे से प्रीति किन्नर हैं और गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और बोधगया से लक्ष्मण मांझी को टिकट दिया गया है। प्रशांत किशोर खुद राघोपुर सीट से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी सीधे तेजस्वी के गढ़ में एंट्री ले ली है। जनसुराज पार्टी ने समय से पहले अपनी तैयारी दिखा दी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें एनडीए और महागठबंधन की, तो अभी इनमें सीट बंटवारे को लेकर ही सहमति नहीं बन पाई है। कई दौर की बैठकें हो चुकी, बातचीत हो चुकी, बावजूद इसके दोनों गठबंधन अब तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर ने पहली चाल तो अपनी चल दी है। आज ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा चुनावी वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार के हर उस परिवार में जहां कोई सरकारी नौकरी नहीं है, एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, वो भी सरकारी। उन्होंने दावा किया कि यह अधिनियम सरकार बनने के ठीक 20 दिनों के अंदर लागू कर दिया जाएगा। तो वहीं एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जीतन राम मांझी रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए 15 सीटों की मांग रख चुके हैं, यानी अंदर सियासी तलवारें खिंची हुई हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए प्रशांत किशोर ने एक चौंकाने वाला ऑफर दे दिया है। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने चिराग पासवान को खुला ऑफर दिया है। बिहार की सियासत में नई राजनीतिक गठजोड़ की भी चर्चा चल रही है। तो अब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारकर चुनावी बिगुल तो फूंक दिया है। और अब चलते हैं, देखिए मध्य प्रदेश। यहाँ हर बार की तरह आज भी मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर समय मांगा है। अब आरक्षण लागू करना भी है, समय भी चाहिए, तो क्या है इसके पीछे की वजह, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में टल गया है। कमलनाथ सरकार के दिए गए 27% आरक्षण पर अब अगली सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से और वक्त मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कई तकनीकी पहलू हैं जिन्हें समझने के लिए थोड़े और समय की जरूरत है। कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एमपी हाईकोर्ट वापस भेजने के संकेत दे दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि हाईकोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, इसलिए वही इस मामले में बेहतर जांच कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार बार बार वक्त क्यों मांग रही है। खैर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का तो इस पर कहना है कि सरकार बार बार वक्त मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। तो स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना ही नहीं चाहती। जो हक कांग्रेस ने दिलाया था, वही हक अब बीजेपी छीनना चाहती है। अब एक तरह से देखा जाए तो कमलनाथ ने तो कॉपीराइट स्ट्राइक इस पर मार दिया है, क्योंकि ये सब किया कराया उन्हीं का ही तो है। खैर, जानते हैं अब इस बात को कि एमपी हाईकोर्ट का रुख इस मुद्दे पर क्या कह रहा है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 28 जनवरी 2025 को 87-13 के फॉर्मूले को न्यायसंगत नहीं बताया था। इससे पहले 2019 की बात करें तो ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। तो हाईकोर्ट ने उस पर अस्थायी रोक यानी स्टे लगा दिया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है, बशर्ते ये 50% की सीमा और क्रीमी लेयर के नियमों का पालन करती है। तो अब नजरें टिकी हुई हैं नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की अगली सुनवाई पर, जो कि पहले हफ्ते में होने वाला है। तो क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को फिर से 27% आरक्षण मिल पाएगा या मामला एक बार फिर टल जाएगा? रहेगी इसी पर हमारी नजर। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।